हाय एवरीवन, सभी छात्रों को एचडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2017 जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपने इन सभी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हम जब से यूपीएससी पेपर सिलेबस चेंज हुआ है मेंस का 2013 से लेकर अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स मेंस के जीएस हुए हैं इन सब को मैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से डेली 5-5 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के रूप में कराता हूं। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें अधिक से अधिक। चलिए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे, उसके बाद मेन बॉडी पार्ट मुख्य भाग, उसके बाद अंत में कंक्लूजन निष्कर्ष। प्रश्न को हम 3 भागों में उत्तर को लिखेंगे। अब हम सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लें। हम यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर पॉइंट टू पॉइंट देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उद्देश्य था लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना, परंतु व्यवहार में अनेक कमियों के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहले हम कथन के पक्ष में तर्क देंगे। क्या क्या इसके पक्ष में? वित्तीय स्वायत्तता का अभाव, राज्य सरकारों पर निर्भरता, 29 विषयों का पूर्ण हस्तांतरण नहीं हुआ, कर्मचारियों एवं तकनीकी क्षमता की कमी दिखाई दी, राजनीतिक हस्तक्षेप और नौकरशाही का नियंत्रण, ग्राम सभा की सीमित भागीदारी तथा पारदर्शिता की कमी। अब हम इसके सकारात्मक पक्ष देखेंगे। महिलाओं एवं वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्य हुए, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। अब हम इसके सुधार के उपाय देखेंगे। क्या क्या उपाय किए गए? 3F फंक्शंस, फंड्स, फंक्शनरीज का वास्तविक हस्तांतरण, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रभावी पालन, ई गवर्नेंस, सामाजिक अंकेक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा, ग्राम सभा को अधिक अधिकार एवं नियमित बैठकें। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं, क्योंकि हम प्रश्न के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय शासन पूरी तरह असफल नहीं बल्कि अधूरी विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का शिकार है। वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक सशक्तिकरण से यह सुशासन जवाबदेही और समावेशी विकास का प्रभावी माध्यम बन सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। 99 संविधान संशोधन तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 का उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर अधिक पारदर्शी नियुक्ति व्यवस्था लाना था, किंतु 2015 में सर्वोच्च न्यायालय 4:1 बहुमत में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पक्ष में पहले हम तर्क देखेंगे।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का भाग है। कार्यपालिका की भागीदारी से न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती थी। 2 सदस्यों के वीटो से योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति रोक सकती थी। अब हम इसके आलोचनात्मक परीक्षण देखेंगे। कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी बनी रही। एनजेएसी में न्यायपालिका, कार्यपालिका और समाज का संतुलित प्रतिनिधित्व था। निर्णय ने न्यायिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी, परंतु नियुक्ति सुधार की आवश्यकता स्वीकार की। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही दोनों समान रूप से आवश्यक है। इसलिए पारदर्शी, उत्तरदायी तथा स्वतंत्र नियुक्ति प्रणाली विकसित करना समय की आवश्यकता है, जिससे संविधान की मूल भावना और जनता का विश्वास दोनों सुरक्षित रहें। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक ही समय में चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। इससे चुनावी खर्च, प्रशासनिक बोझ और बार बार लागू होने वाली आचार संहिता में कमी आएगी, किंतु इसके लोकतांत्रिक प्रभावों का भी मूल्यांकन आवश्यक है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं, क्योंकि हम प्रश्न के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम इसके लाभ देखेंगे। पहले चुनाव प्रचार की अवधि एवं सरकारी व्यय में कमी, प्रशासन और सुरक्षा बलों का बेहतर उपयोग, आचार संहिता बार बार लागू न होने से विकास कार्यों में निरंतरता, राजनीतिक दलों और मतदाताओं पर चुनावी बोझ कम। अब हम इसकी चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हैं। सरकारों को जनता के बीच बार बार जवाब देने का अवसर कम होगा। राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय समस्याओं पर हावी हो सकते हैं। मध्यावधि में सरकार गिरने पर संवैधानिक और व्यवहारिक कठिनाइयां, संघीय व्यवस्था और क्षेत्रीय दलों की भूमिका प्रभावित होने की आशंका। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। एक साथ चुनाव प्रशासनिक दृष्टि से लाभकारी हो सकते हैं, परंतु लोकतांत्रिक जवाबदेही और संघीय संतुलन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अतः व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक, संवैधानिक सुधार तथा जवाबदेही बढ़ाने वाले वैकल्पिक तंत्रों के साथ ही इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हाल के वर्षों में अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित समूह हैं जो चुनाव लड़े बिना सरकार की नीतियों और निर्णयों को अपने हितों के अनुसार प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये लोकतंत्र में जनहित और जवाबदेही को मजबूत करते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम इसके राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रभाव देखें, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सरकार को ज्ञापन, लॉबिंग एवं जन जागरूकता के माध्यम से प्रभावित करते हैं। धरना प्रदर्शन, हड़ताल और जन आंदोलन से नीति परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। संसद की समितियों व मीडिया के माध्यम से जनमत तैयार करते हैं। किसान, श्रमिक, उद्योग एवं व्यापार संगठनों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखें। क्या अनौपचारिक दबाव समूह अधिक शक्तिशाली हुए हैं? हाँ, सोशल मीडिया आधारित अभियान,
नागरिक आंदोलन जैसे अन्ना आंदोलन, जाति एवं क्षेत्रीय संगठन तेजी से प्रभावशाली बने हैं। फिर भी FICCI, CII, BMS जैसे औपचारिक समूह आर्थिक नीतियों पर आज भी महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं, अतः दोनों की भूमिका पूरक है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह नीति निर्माण को अधिक सहभागी बनाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनका प्रभाव पारदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों और जनहित के अनुरूप रहे। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। लोक लेखा समिति PSC संसद की प्रमुख वित्तीय समिति है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत बनाए गए संसदीय नियमों के अनुसार होता है। यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्यय की रिपोर्ट की जांच कर सरकार के वित्तीय कार्यों पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोक लेखा समिति की भूमिका के बारे में देखेंगे। कैग की रिपोर्टों की जांच कर सरकारी खर्च की वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, अनियमितता और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। मंत्रालयों एवं विभागों से स्पष्टीकरण लेकर उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता तथा सुशासन को बढ़ावा देती है। इसकी सिफारिशें भविष्य में प्रशासनिक सुधार और बेहतर वित्तीय प्रबंधन का आधार बनती हैं। अब हम सीमाएं देखेंगे, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती। कार्रवाई में विलंब तथा सीमित दंडात्मक शक्तियां इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। लोक लेखा समिति सरकार की वित्तीय जवाबदेही, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की आधारशिला है। इसकी सिफारिशों के प्रभावी क्रियान्वयन से जन विश्वास तथा सुशासन को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। धन्यवाद।